कहानी की शुरुआत करते हुए मुख्य किरदार लड़के के बारे में बताता है। लड़का कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हर महीने मुझे 20 बयान देती है और बदले में मुझे हर दिन स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वह इन नियमों को समझाते हुए कहता है कि एक अच्छा बॉयफ्रेंड कभी उसका फ़ोन चेक नहीं करता, कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता, कभी उसके ठिकाने या मैसेजेस के बारे में पूछताछ नहीं करता। आगे की स्थिति पर वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, बढ़िया है, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्यों ना मैं हॉस्पिटल जाकर तुम्हारे उस अच्छे दोस्त की देखभाल करूं। वह उसे भरोसा दिलाते हुए कहता, गारंटी देता हूं कि उसे एकदम अच्छे से संभालूंगा और खिला पिलाकर मोटा कर दूंगा। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बारे में वह शिकायत करते हुए कहता है, इतनी रात को भी मुझे इस बदतमीज बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ेगा रहा है। तभी रास्ते में वह एक साइकिल वाले को आवाज देता है, अरे वो साइकिल वाले लड़के, हाँ तुम ही, इधर आओ। तभी वहां एक अमीर लड़की आती है जिसे देखकर वह सोचता है, ये कौन मैडम है भाई, पैसे लूटने आई हैं या मेरा लुक। वह लड़की अपना कार्ड दिखाते हुए कहती है, मेरे कार्ड में सिर्फ 8.5 अरब ही बचे हैं। इसके बाद वह सीधे लड़के को ऑफर देती है, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, मैं तुम्हें हर महीने 20 बयान दूंगी, करोगे यह काम। जब लड़का थोड़ा झिझकता है तो वह लड़की दोबारा और आखिरी बार पूछती है, मेरे बॉयफ्रेंड बनो, मैं हर महीने तुम्हें 20 बयान दूंगी, आखिरी बार पूछ रही हूँ, करोगे या नहीं। इतना बड़ा ऑफर सुनकर लड़का मन ही मन बेहद खुश होता है और सोचता है, 20 बयान, इसका मतलब तो सीधे मेरी आगे की आधी जिंदगी का इंतजाम हो गया। वह अपने स्वाभिमान को किनारे रखते हुए कहता है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज है, क्या इसे खाया जा सकता है। वह अपनी किस्मत पर हैरान होते हुए कहता है, भाई सीधे 20 बयान मिल रहे हैं और ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है। लड़की बड़े घमंड से कहती है, देखा तुमने, 20 बयान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर वह लड़के को थोड़ा नीचा दिखाते हुए कहती है, लेकिन मैं इसे कुत्तों को खिला दूंगी, पर तुम्हें नहीं दूंगी क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। पैसों की खातिर लड़का सब कुछ सहने को तैयार हो जाता है और कहता है, अगर आप मुझे 20 बयान देंगी तो आप मुझे कुत्ता भी कहेंगी, तब भी मैं सह लूंगा। तभी वहां मौजूद उसका एक पुराना दोस्त या सीनियर बीच में टोकता है, जिस पर लड़का कहता है, तुम उस फटे हुए बैंक कार्ड से किसे डरा रही हो। लड़का खुद से कहता है, रुको, अभी ड्रामा देखने का समय नहीं है। वह डरता भी है कि अगर इस कार्ड में पैसे नहीं हुए तो मेरा अभी का वो सब बोलना बेकार चला जाएगा। फिर वह लड़की से कहता है, तुम अपना पेमेंट कोड ओपन करो। तभी वहां कुछ ऐसा होता है जिससे लड़का सोचता है, ये तो कोई अच्छा इंसान निकला। वह आगे की सिचुएशन के बारे में सोचता है कि अगर इस भाई ने लास्ट मोमेंट पर शक न किया होता तो क्लाइंट इस तरह मौके पर ही भरोसा कैसे करती। वह उस व्यक्ति का आभार मानते हुए मन ही मन कहता है, भाई इस बर्थडे एहसान के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी ये अचीवमेंट तुम्हारी ही बदौलत है। वह लड़की वहां से जाते हुए लड़के से कहती है, देखा तुमने, अच्छे से याद रखना कि मैंने तुम्हें छोड़ा है। फिर वह लड़के को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहती है, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो, जल्दी से पीछे पीछे आओ। पैसा ट्रांसफर होने की खुशी में लड़का पूरी तरह समर्पित होकर कहता है, कार्ड में 20 बयान आ चुके हैं, पीछे आने की बात तो छोड़ दो, अगर आप मुझे सिर के बल चलकर आने को कहेंगी तो भी मैं आ जाऊंगा। लड़की उससे पूछती है, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं छोड़ देती हूँ। लड़का जवाब देता है, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। लड़की कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हें और आगे छोड़ देने नहीं जाऊंगी। लड़की आगे की डील फाइनल करते हुए कहती है, कार्ड में 40 बयान है और अब भी जो 20 बयान ट्रांसफर किए वो अलग। वह शर्त रखती है, अगले 3 महीने के लिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। लड़का तुरंत तैयार हो जाता है और पूरा हिसाब लगाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं डार्लिंग, 3 महीने के 60 बयान यानी 1 महीने का 20 बयान, हिसाब से एक दिन का काफी अच्छा अमाउंट बनता है। वह अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहता है, जब तक पैसा सही टाइम पर मिल रहा है मैं पूरे साल भी ये काम कर सकता हूँ। सर्विस का एटीट्यूड एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लड़की वहां से विदा लेते हुए कहती है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कोई काम होगा तो मैं तुम्हें वीचैट पर मैसेज कर दूंगी, मैं चलती हूँ। लड़का अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाता और सोचता है, मुझे जैसे लड़के के लिए जिसने बचपन से आज तक एक पानी की बोतल भी फ्री नहीं जीती, आसमान से सीधे ऐसा मौका मिलना क्या सच में मेरे साथ हो रहा है। वह खुद से पूछता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। पहली बार मुझे लगा कि इस दुनिया में जीने की कोई वैल्यू है। वह तय करता है कि ओलंपिक क्लास और बाकी सब काम को अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। लेकिन अचानक उसे एक बात याद आती है और वह चौंक जाता है, रुको, कुछ गड्ढबद्ध है, बहुत बड़ी गड्ढबद्ध है। वह सोचता है, बिना कुछ किए 60 बयान इतनी आसानी से कैसे मिल सकते हैं। उसे एक डर सताने लगता है, डर लग रहा है, उसने मुझे अभी तक पासवर्ड नहीं बताया। वह चेक करता है तो पता चलता है कि चौक्यू के सोशल मीडिया प्रोफाइल की सारी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है। वक्त बीतता जाता है और वह परेशान होकर कहता है, आधा घंटा हो गया, पूरे आधे घंटे हो गए, क्या क्लाइंट ने अपना माइंड चेंज कर लिया। वह अपनी नई गर्लफ्रेंड यानी क्लाइंट को मैसेज करता है, डार्लिंग तुम क्या कर रही हो, बैंक कार्ड का पासवर्ड शायद तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया है। जब कोई जवाब नहीं आता तो वह और परेशान हो जाता है। 1.5 घंटा और बीत गया,
क्या वो साउथ पोल में बर्फ पिघलाने गई है? सिर्फ एक मैसेज का रिप्लाई देने में आधी सदी लगा दी क्या? तभी उसे मैसेज मिलता है और वह खुशी से झूम उठता है। 1 2 2 3 मिल गया, पासवर्ड हाथ में आ गया है, क्लाइंट अमर रहे। लड़की उसे बताती है, ये मेरा बर्थडे है, इसे अच्छे से याद रखना, बाद में मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। लड़का कहता है, समझ गया। वह बैंक बैलेंस चेक करके तसल्ली करता है, ये तो सच है, पूरे 40 व्यन हैं और 20 व्यन जो ट्रांसफर हुए थे, टोटल 60 व्यन। वह मुस्कुराते हुए कहता है, ये आसान काम थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। अब फ्रेश होकर सो जाता हूँ, कल का सूरज यकीनन बहुत चमकता हुआ और शानदार होगा। अगली सुबह किसी की आवाज से लड़के की नींद खुलती है तो वह परेशान होकर कहता है, कौन है ये सुबह सुबह? मेरा करोड़ों का विला और मेरी सुपरकार सब गायब हो गए। फोन पर लड़की उससे पूछती है, हेलो, क्या तुम सो रहे हो? लड़का नींद में जवाब देता है, हाँ, तो और क्या करूंगा? लड़की गुस्सा होकर पूछती है, क्या तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? लड़का तुरंत अपनी टोन बदलता है और मक्खन लगाते हुए कहता है, मेरी क्या मजाल डार्लिंग, मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था। लड़की शिकायत करती है, सोने से पहले तुमने मुझे गुड नाइट क्यों नहीं बोला? लड़का बहाना बनाता है, मैं बोलने ही वाला था, लेकिन गलती से मुझे नींद आ गई। लड़की उसे उसका फर्ज याद दिलाती है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? लड़का कहता है, हाँ जानता हूँ। लड़की अपनी डिमांड सामने रखती है, आगे से दूसरी लड़कियों को जो ट्रीटमेंट मिलता है मुझे भी वही मिलना चाहिए, जो दूसरों के पास नहीं है वो मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाऊंगी। लड़का हामी भरते हुए कहता है, मुझे पता है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन वह अपनी एक मर्यादा भी तय करता है। बेसिकली एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ काम करूंगा, खुद को बेचूंगा नहीं। लड़की जिद ढकते हुए कहती है, अगर तुम खुद को बेचना भी चाहो तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वह उसे काम सौंपती है, कल सुबह मेरी जल्दी क्लास है, जब मैं नीचे आऊं तो मुझे वहां ब्रेकफास्ट तैयार मिलना चाहिए। हॉस्टल की बिल्डिंग और फोन नंबर मैं तुम्हें थोड़ी देर में सेंड कर दूंगी। लड़का कहता है, जी बिल्कुल डार्लिंग, तो मैं अब फिर से सो जाता हूँ, गुड नाइट डार्लिंग। लड़की कहती है, सपने देखते हुए सो जाओ। अगली सुबह लड़का ब्रेकफास्ट लेकर पहुंचता है और वहां खड़ी एक लड़की को देखकर कहता है, डार्लिंग गुड मॉर्निंग, काफी अच्छे लग रहे हो। लेकिन वहां कॉलेज की एक सीनियर तोवन खड़ी होती है। तोवन हैरान होकर पूछती है, तोवन तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से बन गया ये? क्या ये जूनियर क्लास का लेडी डीएच का नहीं है? तुम दोनों कब मिले? तभी वहां पर असली गर्लफ्रेंड चाओ क्यू आ जाती है। लड़का अपनी गलती सुधारते हुए तोवन सीनियर से कहता है, तोवन सीनियर आई एम सॉरी। चाओ क्यू बात संभालते हुए तोवन से कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड सुबह सोकर उठा था तो वो फ्रेश नहीं था, इसलिए उसने गलत इंसान को पहचान लिया। तुम्हारी डार्लिंग तो यहाँ है। तो वन सीनियर थोड़ा शक करते हुए कहती है, पर आपकी दीदी का बॉयफ्रेंड बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। चाओ क्यू तुरंत मना करती है, नहीं बिल्कुल नहीं दिखता। तो वन फिर कहती है, फिर भी तुमने गलत पहचान लिया। तो वन के जाने के बाद चाओ क्यू लड़के पर गुस्सा होती है, मैं पूरे आधे घंटे से तुम्हारे सामने खड़ी थी और तुम किसी और को डार्लिंग बुलाने चले गए। लड़का हैरान होकर कहता है, आधा घंटा? मैंने तो तुम्हें नीचे आते हुए नहीं देखा। चाओ क्यू बताती है, कल रात मैं हॉस्टल में नहीं सोई थी, मैं स्पेशल तुम्हारे लिए यहाँ आई थी। सोचा नहीं था कि यहाँ आधा घंटा खड़ी डीढ़े रहने के बाद भी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पहचान नहीं पाएगा और किसी और को डार्लिंग बोलेगा। वो गुस्से में पूछती है, क्या जो पैसे मैंने दिए वो कम थे? लड़का तुरंत अपनी गलती मानते हुए पैर पकड़ लेता है और कहता है, बहुत हैं, तो मैं तुम्हारा चेहरा अपने दिल में बसा लेता हूँ, गारंटी है कि आगे से कभी नहीं भूलूंगा। वहां पास में खड़ी एक दूसरी लड़की ये ड्रामा देखकर कहती है, क्या ये वही शांत रहने वाला जूनियर है? मेरे सामने इतना सीधा और मासूम कैसे बन गया? क्या तुम मासूम बनने का नाटक कर रहे हो? लड़का अपनी जॉब बचाने के लिए कहता है, अगर डार्लिंग को पसंद है तो मैं कोई भी रोल प्ले करने को तैयार हूँ। चाओ क्यू खुश होकर कहती है, तुम्हारे इस अच्छे सर्विस एटीट्यूड को देखते हुए इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वह पूछती है, क्या आज सुबह तुम्हारी कोई क्लास है? लड़का कहता है, थैंक यू बॉस, आज सुबह मेरी कोई क्लास नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। चाओ क्यू हुक्म देती है, डार्लिंग अगर क्लास नहीं है तो मेरे साथ चलो, अगली बार अगर किसी और को डार्लिंग बोला तो मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगी। लड़का कहता है, मैं समझ गया। लंच के समय चाओ क्यू अपनी प्लेट लड़के की तरफ खिसकाकर कहती है, मुझे यह खाना पसंद नहीं है, तुम इसे खत्म करो। लड़का बहुत प्यार से पूछता है, क्या तुम्हें सूप वाले मोमोज पसंद हैं? अगली बार मैं ज्यादा लेकर आऊंगा। चाओ क्यू कहती है, हाँ ठीक है। तभी वहां कॉलेज के कुछ और लोग आते हैं। लड़का टेबल पर बैठे हुए कहता है, सर आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। सामने वाला कहता है, तुम इतने क्यूट क्यों बन रहे हो? कोई आकर पूछता है, क्या चाओ क्यू आज आई है? दूसरा जवाब देता है, हाँ वो यहाँ है, फाइनली असली इंसान देखने को मिल गया, ये तो बहुत रेयर है। वे लड़के से पूछते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? चाओ क्यू बताती है, ग्यांगियन। फिर वह लड़के से कहती है, ठीक है यहीं वेट करो, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। चाओ क्यू के जाते ही वहां उसका एक क्लासमेट या एक्स का दोस्त आता है और ग्यांगियन से पूछता है, अरे क्या तुम चाओ क्यू की क्लास में हो? क्या तुम वही अच्छे दोस्त नहीं हो जो कल रात मिले थे? क्या तुम सच में चाओ क्यू को जानते हो? ग्यांगियन कहता है, हाँ तुम तो उसे बिल्कुल नहीं जानते थे।
वह लड़का ताना मारता है, सिर्फ इसीलिए कि उसने तुम्हें एक बैंक कार्ड दिया, तुम उसके बॉयफ्रेंड बन गए। ग्यांग यन बेबाकी से कहता है, हाँ सही कहा। वह लड़का उसे खरी खोटी सुनाता है। क्या तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है? एक कार्ड के लिए तुमने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दिया। ग्यांग यन पलटकर जवाब देता है, क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? क्या मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कार्ड भी छोड़ देना चाहिए था? वह लड़का कहता है, भाई मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अजीब है। ग्यांग यन अपनी जॉब के प्रति वफादार रहते हुए कहता है, भाई मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, आगे से मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना। वह लड़का चिढ़कर कहता है, पागल कहीं का, आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? ग्यांग यन गर्व से कहता है, बेशक मैं एक मेहनती एम्प्लॉय हूं जो अपनी सैलरी के लिए काम करता है। तुम मेरी नौकरी छीनने की कोशिश मत करो। किसी की कमाई का जरिया छीनना बहुत बड़ी गलती है। संभल कर रहना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा नहीं। वह लड़का डरते या अजीब मानते हुए कहता है, किसे तुम्हारी नौकरी छीननी है भाई, यहाँ कोई नहीं है। तभी चाओ क्यों वापस आ जाती है और उस लड़के को देखकर पूछती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से क्या काम था तुम्हें? क्या तुमने उसे मारा? वह लड़का सफाई देता है, नहीं, वो मुझे मारने आ रहा था, मैं बस साइड हट गया और वो खुद फिसल कर जमीन पर गिर गया। ग्यांग यन तुरंत सिंपैथी कार्ड खेलते हुए चाओ क्यू से कहता है, कोई बात नहीं डार्लिंग, सीनियर को परेशान मत करो। भले ही सीनियर ने कहा कि मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, पर शायद उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा कह दिया होगा। चाओ क्यू उस लड़के की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम्हें अब जलन हो रही है? बहुत देर हो चुकी है, अब शांत हो जाओ डार्लिंग, आगे से उस पर ध्यान मत देना। फिर वह ग्यांग यन से कहती है, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलती हूँ और तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें खरीदूंगी। ग्यांग यन खुश होकर कहता है, थैंक यू डार्लिंग, तुम बहुत अच्छी हो। वह सीनियर लड़का चिढ़कर वहां से जाते हुए कहता है, तुम दोनों बहुत अजीब हो, ये ड्रामा बंद करो। रास्ते में चाओ क्यू ग्यांग यन की तारीफ करती है, तुम्हें भी अपनी बॉस को खुश करने के लिए एक्टिंग करना अच्छे से आता है। ग्यांग यन उससे पूछता है, डार्लिंग उसने तुम्हें क्यों गुस्सा दिलाया था? चाओ क्यू अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, और क्या वजह होगी, वो एक 50 साल की लेडी के साथ घूम रहा था और मुझे धोखा दे रहा था। ग्यांग यन हैरान होकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो उसने तुम्हें एक 50 साल की लेडी के लिए धोखा क्यों दिया? चाओ क्यू अपना दर्द बयां करते हुए कहती है, बचपन से मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, वो महीनों तक मेरे पीछे घूमता रहा। मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 1 महीना हुआ था और उसने मुझसे कहा कि उसका बर्थडे आने वाला है। ग्यांग यन कहता है, ये तो नॉर्मल बात है। चाओ क्यू आगे बताती है, लेकिन उसने बातों बातों में हिंट दिया कि मैं उसके लिए एक लिमिटेड एडिशन शूज खरीदूं। मुझे लगा कि ये बहुत छोटी सोच है, इसलिए मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए एक स्पेशल कार बुक की, लेकिन उसके बर्थडे के दिन वो अचानक गायब हो गया। किसी ने उसे एक 45 से 50 साल की लेडी के साथ सरेआम सडेचक पर घूमते हुए देखा। वापस आने के बाद उसने झूठ बोला कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा कि बाहर बहुत से लोग हैं जो उसे चीजें दे सकते हैं, और अगर मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है तो मुझे प्यार नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि मैंने उसका टाइम वेस्ट किया। चाओ क्यू गुस्से में कहती है, ये सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है? ओहो, मेरा पहला प्यार बेकार चला गया। ग्यांग यन उसे सांत्वना देते हुए कहता है, कोई बात नहीं डार्लिंग, अब तुम्हारे पास मैं हूं, मैं तुम्हें एक VIP लव लाइफ का एक्सपीरियंस दूंगा। चाओ क्यू खुश होकर कहती है, तुम अपना काम अच्छे से करते रहो और मुझे खुश रखो। कॉन्ट्रैक्ट को आधा साल या 1 साल बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। नैरेटर आगे की कहानी बताते हुए कहता है कि ग्यांग यन मन ही मन सोचता है, कई हफ्तों तक जब मेरी क्लास नहीं होती, मैं पूरे कॉलेज में सबसे पंक्चुअल LDDDA चक्का बन जाता हूँ। बॉयफ्रेंड की तरह VIP सर्विस देने के बाद मुझे 100 मीटर की स्पीड से दौड़ कर वापस अपनी क्लास में जाना पड़ता है ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। एक दिन ग्यांग यन क्लास में बैठा होता है, तभी तो वन सीनियर वहां आती है और पूछती है, हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ग्यांग यन कहता है, हाँ बिल्कुल। वह पुरानी बात के लिए माफी मांगता है। सीनियर, उस सुबह के लिए मैं माफी चाहता हूँ। उस सुबह मैंने सच में गलत पहचान लिया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो वन कहती है, कोई बात नहीं, मैं उस वजह से तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। आज मैं फ्री थी तो सोचा तुम्हारी क्लास में आकर थोड़ा रिवीजन कर लूं। फिर वह उत्सुकता से पूछती है, लेकिन तुमने अपनी ही गर्लफ्रेंड को गलत कैसे पहचान लिया? क्या तुम दोनों ऑनलाइन मिले थे? ग्यांग यन झूठी कहानी गढ़ते हुए कहता है, नहीं, हमें पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। हमें लगा कि यही हमारा सच्चा प्यार है, इसलिए हमने जल्दीबाजी में रिलेशनशिप स्टार्ट कर दी। लेकिन पहली बार में हमने एक दूसरे को बहुत कम टाइम के लिए देखा था, इसलिए सोकर उठने के बाद मैं उसका चेहरा भूल गया। तो वन मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा क्या? ये तो बहुत अफसोस की बात है। अगर तुमने मुझे पहले देखा होता तो शायद तुम्हें पहली नज़र में मुझसे ही प्यार हो जाता। ग्यांग यन चौंक कर कहता है, हैं? तभी क्लास का एक दोस्त कहता है,
मुझे याद है तुम्हें कभी प्यार में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे कई फ्रेंड्स ने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन तुमने सबको रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगा तुम सिर्फ बार हाइपर फोकस करते हो, लेकिन असल में तुम्हें अब तक कोई अपनी पसंद का मिला ही नहीं था। ग्यांग येन शर्माते हुए कहता है, जी हाँ, हा हा। वह पढ़ाई की तरफ ध्यान भटकाते हुए कहता है, ये जगह असल में ऊपर वाले फॉर्मूले से कनेक्टेड है। तुम इस फॉर्मूले को रिवर्स करके अप्लाई कर सकते हो। तभी अचानक चाओ क्यू वहां टिफिन लेकर आ धमकती है और तंज कसती है। क्या डार्लिंग ने फिर से गलत गर्लफ्रेंड पहचान ली? ग्यांग येन घबराकर कहता है, नहीं, सीनियर तो बस मुझे पढ़ाई में हेल्प कर रही थी। चाओ क्यू रॉब से कहती है, अच्छा ऐसा क्या? तो अगली बार डार्लिंग से बाद में बात करना, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। ग्यांग येन तो वन से पीछा छुड़ाते हुए कहता है, आज की हेल्प के लिए थैंक यू सीनियर, हम चलते हैं। तो वन कहती है, ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं। रास्ते में ग्यांग येन मक्खन लगाता है, तुम बहुत केयरिंग हो, स्पेशल मेरे लिए खाना लेकर आई हो। चाओ क्यू उसे औकात याद दिलाती है, सपने देखना बंद करो। वह पूछती है, क्या तुमने खुद खाना खाया? टेस्टी है ना? ग्यांग येन मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। चाओ क्यू फिर कहती है, बस सपने देखना बंद करो। लड़का खुद से कहता है, शांति से अपना मुंह बंद रखता हूं, ज्यादा बोलने से गड़ब देज होगी और सैलरी कट जाएगी। वह इंटरनेट पर टिप्स पढ़ता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से समझाओ कि तुम्हारे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसके बाद खुद आगे बढ़कर उसकी केयर करो, कुछ ऐसा करो जिससे वो खुश हो जाए। चाओ क्यू उसे फोन में कुछ देखते हुए पकड़ DDH लेती है और पूछती है, छुप छुप कर क्या देख रहे हो? लड़का कहता है, कुछ नहीं, मैं बस रास्ते में सीनियर तो वन से मिल गया था, मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानता, तुम गलत मत समझो, मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। चाओ क्यू उसका फोन छीनने की कोशिश करती है, तो फोन कहाँ है? तुम क्या छुपा रहे हो? वह पूछती है, तुम्हें पता है ना कि मुझे जलन हो रही है ना? लड़का कहता है, हाँ। चाओ क्यू कहती है, तुम साफ साफ जता रही हो, मेरे लिए ना समझना मुश्किल था, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और फिर भी उसी की क्लास में पढ़ते हो और अगली बार फिर मिलने का प्रॉमिस भी कर रहे हो। ये सुनकर ही गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें कार्ड इसलिए नहीं दिया कि मुझे दोबारा धोखा मिले। लड़का घुटनों पर आकर कहता है, मेरी गलती है, अब आगे क्या? इंटरनेट पर तो लिखा था कि मुझे खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए, तुम ही बताओ क्या करना है? वह खुद से कहता है, जब तक बॉस खुश हैं, अगर मुझे सैडे चेक पर जाकर छाती पर पत्थर भी तोड़ना पढ़े तो मैं तैयार हूं, अपनी नौकरी बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। चाओ क्यू उसका फोन देकर कहती है, अपने फोन का कैमरा ओपन करो। लड़का आइडिया देता है, क्यों ना मैं वीचैट पर पोस्ट डालकर सबको बता दूं कि मैं तुम्हारा हूं। चाओ क्यू मुस्कुराकर कहती है, चलो तुम्हें समझ तो आया, जल्दी नहीं है, पहले लंच कर लेते हैं, सुबह से पेट में चूहे कूद रहे हैं। लड़का कहता है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है, खाना खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर केयर सर्विस देना है। लड़का मन ही मन सोचता है, वो वीचैट पर पोस्ट नहीं कर रही तो ये नॉर्मल है, मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे बॉस से ये सब डिमांड करने का क्या हक है? वैसे आज की बात से मुझे रियलाइज हुआ कि लव लाइफ के मामले में मेरा नॉलेज बिल्कुल जीरो है, मुझे इसे इम्प्रूव करना होगा। अगले दिन ग्यांग येन के दोस्त उसका फ़ोन देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, ग्यांग येन, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और हमें वीचैट से पता चल रहा है, ऐसा क्यों? अरे वो बात असल में ऐसी है कि मेरी बात तो सुनो, किसने किसे प्रपोज किया, हाथ पकड़ा या नहीं, किस किया या नहीं, जल्दी बताओ। ग्यांग येन बात टालते हुए कहता है, यह स्टोरी थोड़ी लंबी है। वह दोस्तों को पूरी बात बताता है, क्योंकि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, इसलिए वो बदला लेने आई थी। 1 महीने के 20 व्यान। दोस्त चौंक कर कहते हैं, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है ना? क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? ग्यांग येन कहता है, कार्ड तो मिल गया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ। दोस्त उसे समझाते हैं, तुम कितने भोले हो, वो जब चाहे अपने पैसे वापस मांग सकती है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता हूँ, वो लॉ की स्टूडेंट है, मैं उससे कहकर तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा देता हूँ। ग्यांग येन घबरा कर कहता है, ऐसा मत करो भाई। दोस्त कहता है, मुझे पता है। ग्यांग येन मिन्नतें करता है, प्लीज यार। वो अपने दोस्त से कहता है, मुझे अमीर लड़कियों को इम्प्रेस करने की बुक दे दो भाई। दोस्त उसे धक्का देकर कहता है, हटो यहाँ से। ग्यांग येन खुद से कहता है, मैं बाद में कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवा लूंगा, उसे साइन करवाना बहुत जरूरी है। चाओ क्यू सीनियर पैसे वापस मांगने जैसी छोटी हरकत नहीं करेंगी ना। दोस्त बतौसता बताता है, मेरी गर्लफ्रेंड उनकी ही क्लास में पढ़ती है, उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, हम डेट पर गए थे तो कई बार उनसे मिले भी हैं। बेशक मुझे पता है कि वो बहुत रिच हैं, मैंने उनकी वो कार भी देखी है। ग्यांग येन कहता है, तो फिर ठीक नहीं है, पूरे 20 व्यान की बात है, हमें केयरफुल रहना होगा। चलो हम अब भी जाकर कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवाते हैं। वह सोचता है, उसकी बात में दम है, अगर क्लाइंट ने अपना माइंड बदल लिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। दोस्त उसका हुलिया देखकर कहते हैं,
और क्या, तुम्हारी सैलरी 20 व्यन है, फिर भी तुम्हारा लाइफस्टाइल अभी भी पुराना जैसा ही है। सही बात है, कल हम तुम्हें अच्छे कपड़े दिलवाने चलेंगे। गियांग येन मना करता है, इसकी जरूरत नहीं है, हम सब स्टूडेंट्स ही तो हैं। बैग ऐसा होना चाहिए जिसमें बुक्स आ सकें, बस उतना ही काफी है। दोस्त समझाते हैं, चाओ क्यू के सारे फ्रेंड्स बहुत अमीर हैं, तुम अपनी क्लाइंट की रिस्पेक्ट के लिए ही सही कुछ अच्छा खरीद लो। गियांग येन मान जाता है, तुम दोनों सही कह रहे हो। शॉपिंग से लौटते वक्त अचानक एक दोस्त चिल्लाता है, गियांग येन, शायद वो चाओ क्यू है, लेकिन उसके साथ वो लड़की डेचका कौन है? उसने अभी तो तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप शो किया था और अब किसी और के साथ घूम रही है। गियांग येन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घूम रही है क्या? वो सच में वही है। दोस्त गुस्सा होकर कहते हैं, चलो चलकर उस लड़के को सबक सिखाते हैं। मुझे एक ऐसी गली पता है जहां कोई कैमरा नहीं है, जल्दी चलो। चाओ क्यू को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन गियांग येन डरकर उल्टे पैर भागने लगता है। दोस्त उसे पकड़ कर कहते हैं, अरे सुनो, उसने मुझे नहीं देखा ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें किसकी गलती है, तुम तो उससे भी तेज भाग रहे हो। गियांग येन अपना डर बताता है, बेशक उसका किसी और के साथ घूमना गलत है, लेकिन अगर उसे पता चला कि मुझे पता है कि वो किसी और के साथ है, तो क्या होगा अगर वो गुस्से में मुझसे ब्रेकअप कर ले? तो क्या वो 20 व्यान तुम मुझे दोगे? दोस्त शर्मिंदा होकर कहता है, माफ करना भाई, मेरी सोच छोटी थी, तुम्हारा ये कदम तो बहुत आगे की सोच है। अब सेफ है, चलो चलते हैं। गियांग येन अपना फोन देखता है और मायूस होकर कहता है, कोई कॉल नहीं आया। अगले दिन गियांग येन नए कपड़े पहनकर चाओ क्यू से मिलता है और कहता है, डार्लिंग गुड मॉर्निंग। चाओ क्यू उसका बदला हुआ लुक देखकर पूछती है, क्या तुमने अपना स्टाइल चेंज कर लिया? लड़का स्टाइल मारते हुए कहता है, लग रहा हूं ना हैंडसम। चाओ क्यू कहती है, सपने मत देखो। लड़का कहता है, तुम्हें पसंद आया, बस काफी है। चाओ क्यू फिर कहती है, सपने मत देखो, तुम क्या कर रहे हो? लड़का कहता है, अपनी डार्लिंग को मैसेज कर रहा हूं और क्या करूंगा। चाओ क्यू चुटकी लेती है, क्या अपने कॉम्पिटिटर को मैसेज कर रहे हो? मैं ऊपर जाकर अपना कुछ सामान ले आती हूँ। जब वह वापस आती है तो गियांग येन को थोड़ा नर्वस देखकर पूछती है, डार्लिंग तुम इतना क्यों सज धज रहे हो? लड़का हंसकर बात टालता है, हाहा, नए कपड़ों की आदत नहीं है ना। चाओ क्यू उसका टेस्ट लेने के लिए कहती है, अभी किसी लड़के का फोन आया था, तुम्हें जलन नहीं होती क्या? गियांग येन ईमानदारी से कहता है, क्या तुम मुझे सच में एक इमोशनलेस मशीन समझती हो? सच कहूं तो मुझे जलन होना नहीं आता। इस 20 व्यान की बदौलत मेरी आंखें बहुत कुछ सहन कर सकती हैं। चाओ क्यू कहती है, लेकिन जो लोग प्यार में होते हैं उन्हें जलन होनी चाहिए ना। लड़का कहता है, बेशक जलन होनी चाहिए। चाओ क्यू कहती है, तो मुझे जरा जलन होकर दिखाओ। गियांग येन तुरंत ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देता है और रोनी सूरत बनाकर कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और तुम किसी और लड़के के साथ घूम रही हो, वो भी मेरे सामने बातें कर रही हो। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार की पनिशमेंट ये है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। वह चाओ क्यू के सामने पेपर रख देता है। चाओ क्यू पेपर देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। कहानी में ट्विस्ट आता है। नैरेटर बताता है कि गियांग येन खुद से कहता है, गियांग येन 3 दिन हो गए, पूरे 3 दिन से उसने मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है। यहाँ तक कि सुबह की क्लास में भी मुझे साथ बैठने नहीं दिया। ये सिर्फ गुस्सा होना नहीं है, ये तो सीधे काम से सस्पेंड करने जैसा है। वह अपनी गलतियों को सुधारने के तरीके सोचता है। सैलरी कट होने पर गुलाब देना बहुत नॉर्मल है। मोमबत्ती से दिल बनाना बहुत पुराना आइडिया है कि शर्म से जमीन में धंस जाने का मन करे। अपोलॉजी लेटर लिखना, क्या मेरी क्लाइंट मेरी स्कूल टीचर है क्या? तभी उसे पता चलता है कि चाओ क्यू एक क्लब में है। वह वहां पहुंचता है और हैरान होकर कहता है, वो ऐसी जगहों पर क्यों आती है? वहां क्लब का मैनेजर या उसका दोस्त उसे पहचान लेता है। तुम चाओ क्यू के बॉयफ्रेंड हो ना, अंदर आ जाओ। चाओ क्यू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी है। गियांग येन अंदर जाता है। वहां चाओ क्यू नशे में धुत बैठी होती है। वह उसे देखकर कहता है, चाओ क्यू वहां है, तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? चाओ क्यू की सहेलियां गियांग येन से कहती हैं, क्या तुम्हारा और चाओ क्यू का झगड़ीढ़ा हुआ है? वो कई दिनों से लगातार ड्रिंक कर रही है, बड़ी मुश्किल से आज तुम आए हो, अब जल्दी से उसे मनाओ। दूसरी सहेली कहती है, हाँ जूनियर, क्यू तुम्हें बहुत पसंद करती है, वो तुम्हारे लिए इतनी सीरियस है, उसकी इस हालत का मजाक मत बनाओ। गियांग येन हैरान होकर मन ही मन सोचता है, इतनी सीरियस है कि डानमारी कि रोज यहाँ आकर ड्रिंक करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया हो। वह चाओ क्यू के पास घुटनों पर बैठता है और कहता है, चाओ क्यू तुम ठीक तो हो ना? चाओ क्यू नशे में बड़बड़ाती है, चाओ क्यू पहले कितनी प्यारी थी, रोज मुझे डार्लिंग बुलाती थी। सहेलियां हंसकर कहती हैं, अरे वाह, तुम दोनों कितने स्वीट हो। अभी तो तुम्हारी आवाज भी साफ नहीं आ रही थी, पर जैसे ही अपना प्यार दिखा तुम्हारी बोलती बंद हो गई। गियांग येन चाओ क्यू को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़िए देता हूँ। वह उसे ले जाते हुए महसूस करता है वो बहुत हल्की है, उसके बदन से रोज और वाइन की खुशबू आ रही है। वह उसके घर पहुंचता है और वहां के गार्ड या खुद से पूछता है, क्या तुम्हारे घर पर कोई है? जवाब मिलता है या वह खुद देखता है कि कोई नहीं है।
वह चाओ क्यू की सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है। अगर वो घर पर अकेली रही और फिसल कर गिर गई तो क्या होगा? नहीं, सेफ्टी सबसे पहले है। बेहतर होगा कि मैं उसे अंदर तक छोड़ डीएच दूं। वह चाओ क्यू को अंदर ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बेडरूम तक छोड़ डीएच देता हूं। तभी चाओ क्यू नशे में थोड़ा होश में आकर ग्यांग येन को रोकती है और कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम सोफे पर सो सकते हो। ग्यांग येन उसे संभालते हुए थोड़ा सा हक जताते हुए कहता है, मैं तुम्हें इतनी दूर तक लेकर आया हूं, चलो बेडरूम में चलो। तभी चाओ क्यू अचानक एक गंभीर और संकोची लहजे में कहती है, ग्यांग येन, मैं भी एक लड़की हूँ, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए सच में कोई फीलिंग्स नहीं है? या फिर मैं सुंदर नहीं हूँ? सुंदर हूं ना, तो फिर सोफा पर मेरे साथ थोड़ी देर बैठो। जियांग येन, मैं बहुत उदास हूँ, तुम मुझे मनाओ ना। जियांग येन मन ही मन घबरा जाता है और खुद से कहता है, माँ के पेट से लेकर इन 20 सालों में मैंने कभी किसी लड़की को नहीं मनाया है। कैसे मनाते हैं? मैं लाइव हूं और मुझे अर्जेंट हेल्प चाहिए, बहुत इमरजेंसी है। वह चाओ क्यू से कहता है, तुम अब उदास मत हो। चाओ क्यू मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें तो मनाना भी नहीं आता, क्या वीआईपी लोगों को ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलता है? जियांग येन जवाब देता है, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तभी चाओ क्यू के फोन पर किसी का कॉल आता है। जियांग येन को थोड़ी जेलेसी फील होती है और वह पूछता है, तुम इतनी रात को किस आदमी का फोन रिसीव कर रही हो? वह भी इस तरह जैसे कोई ऑफिशियल बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई कॉम्पिटिटर है। चाओ क्यू उसे शांत करते हुए कहती है, फालतू अंदाजा मत लगाओ, वह मेरे पापा हैं, बस इतना कह दो कि मैं सो गई हूँ। जियांग येन फोन उठाता है और बहुत तमीज से बात करता है, हेलो अंकल, नमस्ते। चाओ क्यू अभी सो गई है, मैं उससे कह दूंगा कि वह कल आपको कॉल कर ले, क्या यह ठीक रहेगा? दूसरी तरफ से पापा हैरान और खुश होकर पूछते हैं, अरे क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? जियांग येन हामी भरता है, जी हाँ अंकल। पापा खुश होकर कहते हैं, अरे वाह, कमाल है, क्यू क्यू का बॉयफ्रेंड है और उसने मुझे एक बार बताया तक नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम क्यू क्यू के साथ ही पढ़ते हो? जियांग येन अपने बारे में बताता है, जी हाँ, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। अंकल, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं एक अनाथ हूँ। ये सुनकर पापा का दिल पिघल जाता है और वह कहते हैं, इस बच्चे ने बचपन से ही बहुत तकलीफें झेली होंगी, है ना? जियांग येन सादगी से कहता है, जी बस सब ठीक है अंकल। पापा आगे कहते हैं, वह आज बहुत थक गई थी, इसलिए सोते सोते सो गई, तुम भी जल्दी आराम कर लो। फोन रखने के बाद जियांग येन चाओ क्यू को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, वो बहुत काइंड है ना, तुम उनका फोन क्यों नहीं उठाना चाहती थी? चाओ क्यू धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता। जियांग येन पूछता है, तो पिछले कुछ दिनों से तुम जो उदास और चिड़चिड़ी थी, क्या उनसे लड़ाई की वजह से थी? चाओ क्यू बताती है, लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरे पापा का बर्थडे और मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी एक ही दिन आती है। जियांग येन उसे एक नया नजरिया देते हुए कहता है, पर इसमें उनकी क्या गलती है? उन्होंने जानबूझकर तो यह दिन नहीं चुना होगा। तुम्हारा यह रीजन थोड़ा अजीब है। तभी चाओ क्यू अपने पास्ट का एक गहरा राज खोलती है और कहती है, जियांग येन, क्या तुम जानते हो, पहले मैं भी एक अनाथ बच्ची जैसी ही थी। जियांग येन हैरान होकर पूछता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम अडॉप्टेड हो? चाओ क्यू अपना दर्द बयां करते हुए कहती है, नहीं, जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी मेरी माँ बहुत बीमार हो गई, मेरे पापा ने उनसे डिवोर्स ले लिया, घर में पैसे नहीं थे इसलिए इलाज बंद करना पड़ा, बहुत जल्द ही वह गुजर गई, तब से मैं बिना माता पिता की हो गई। हाई स्कूल तक आने पर मेरे पापा फिर से सामने आए। मेरी सौतेली माँ बहुत अमीर हैं लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हो सका, इसलिए वह मुझे वापस ले आए। कुछ दिन पहले मेरे पापा का बर्थडे था, उन्हें खुद नहीं पता कि उनका बर्थडे मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी के दिन ही आता है और मैंने भी कभी नहीं बताया। लेकिन जब भी मैं उन्हें देखती हूँ मैं खुद से पूछती हूँ, अगर उस दिन उन्होंने माँ को नहीं छोड़ा होता तो क्या वह मेरे साथ कुछ और समय तक रह पाती? सौतेली माँ मुझे अपनी सगी बेटी की तरह मानती है और पापा भी अपनी तरफ से पूरी कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक चुभन रहती है। जब भी मैं उनके करीब जाना चाहती हूँ वह दर्द और बढ़ जाता है। वह भावुक होकर पूछती है, जियांग येन, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स से कोई नफरत या शिकायत है? जियांग येन बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जवाब देता है, कोई नफरत नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है, मैं हमेशा नफरत में नहीं जीना चाहता। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास चलने के लिए पैर ही नहीं है। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, तो ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसे पार नहीं किया जा सकता? चाओ क्यू उसकी तरफ गर्व से देखती है और कहती है, तुम सच में बेवकूफ हो, तो तुम्हारा यह कभी न झुकने वाला एटीट्यूड इसी वजह से है। नहीं जियांग येन, तुम मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग हो। जियांग येन मुस्कुराकर पूछता है, तो तुम्हारी इमेजिनेशन में मैं कैसा इंसान था? चाओ क्यू कहती है, जब भी मैं तुम्हें कॉलेज में देखती थी तुम्हारा चेहरा हमेशा एकदम सीरियस और ठंडा रहता था, जैसे तुम्हारी किसी से गहरी दुश्मनी हो। जियांग येन हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें भी हर दिन पार्ट टाइम जॉब के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े तो क्या तुम हंस पाओगी? चाओ क्यू कंफर्टेबल होकर हुक्म देती है, अच्छा तो अब तुम जल्दी से अपना काम करो और मुझे सुलाने के लिए कोई फेरी टेल सुनाओ।
जांग येन अपनी आदत के मुताबिक कहता है, ये तो ओवर टाइम काम हुआ ना, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। नैरेटर बताता है कि जांग येन कहानी सुनाना शुरू करता है और फिर वह आखिरी खरगोश उस बड़े जंगल में रहने लगा। कहानी सुनते सुनते चोक्यू अचानक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है और कहती है, जांग येन, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करने लगी हूँ, क्यों ना हम सीरियसली डेटिंग करना शुरू करें। जांग येन तुरंत माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में पूछता है, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे क्या? चोक्यू मुंह फेर कर कहती है, भूल जाओ, समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं। जांग येन उसे मनाते हुए कहता है, अरे ऐसा मत करो, थोड़ा नेगोशिएट कर लेते हैं, पैसे थोड़े कम कर दूंगा। बॉस, क्या आप अभी भी वहां हैं? चोक्यू प्यार से उसे डांटती है, ओहो, अपना मुंह बंद करो और सो जाओ। अगली सुबह दोनों कॉलेज के लिए भाग रहे होते हैं। चोक्यू जल्दी मचाते हुए कहती है, जल्दी करो, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बूढ़े प्रोफेसर को लेट आने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम अब भी टैक्सी बुक करेंगे तो टाइम पर पहुंच जाएंगे। रास्ते में चाओक्यू स्कूटी या बाइक पर पीछे बैठी होती है। जांग येन कहता है, तुमने मुझे इतना कसकर क्यों पकड़ा है? मेरी कमर ही टूट जाएगी। चोक्यू सफाई देती है, मुझे डर लग रहा था कि मैं गिर न जाऊं, इसलिए कसकर पकड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने जानबूझकर किया। जांग येन चुटकी लेता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ। चाओक्यू चिढ़कर कहती है, तो ठीक है, आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं पकड़ूंगी। जांग येन तुरंत पिघल जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जितना चाहो उतना कसकर पकड़ सकती हो। इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। चाओक्यू पूछती है, तुम्हारा तो ग्रेजुएशन होने में बस आधा साल ही बचा है ना? जांग येन कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाओक्यू थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहती है, मुझे तो जूनियर स्टूडेंट्स को डेट करना ही पसंद है जो अब भी कॉलेज में हैं, तो क्या हुआ? जांग येन मुस्कुराकर कहता है, अगर बॉस ने ऐसा कह ही दिया है तो मुझे क्लास में फेल होकर यहीं रुकने के बारे में सोचना पड़ेगा। चाओक्यू हंसती है, सच में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच नहीं सकते। कॉलेज पहुंचकर दोनों चैन की सांस लेते हैं। उफ, अच्छा हुआ कि हम टाइम पर पहुंच गए। तभी वहां जांग येन के दोस्त आ जाते हैं और कढ़ाई से पूछते हैं, तुम कल रात कहाँ थे? जांग येन मन ही मन घबरा जाता है, अब तो गए काम से। कल बाहर जाने से पहले मैंने उनसे कहा था कि मैं चोक्यू से बात करने जा रहा हूँ। रिजल्ट यह हुआ कि पूरी रात कोई रिप्लाई नहीं दिया और फोन भी रिसीव नहीं किया। दोस्त उसे गलत समझते हुए समझाते हैं, चोक्यू अगर बदल गई है तो उसे बदलने दो। हमें तुम्हारी सिचुएशन पता है, लेकिन तुम अपनी बॉडी का यूज करके किसी औरत को रोक कर नहीं रख सकते। ऐसा करने से तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे। हम लोग सच में इफ जांग येन उन्हें बीच में ही रोकता है, रुको रुको रुको, कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके नशे में होने से पहले ही मैं उसे घर छोड़ आया था। हमारे बीच बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। दोस्त शक करते हुए पूछते हैं, क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या तुमने उसे गले भी नहीं लगाया? जांग येन सच स्वीकार करते हुए कहता है, वह खुद से गले मिलना चाहती थी तो आधा मन मेरा भी था। दोस्त मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या तुम सच में उसके प्यार में पड़ गए हो? जांग येन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहता है, तुम लोग फालतू बातें मत करो, ऐसा नहीं है कि कोई फीलिंग्स नहीं है। सच तो यह है कि थोड़ा अट्रैक्शन हुआ है, अभी आधा साल भी नहीं हुआ है। नैरेटर आगे जांग येन के मन की बात बताता है। वह खुद से कहता है, क्लाइंट की पसंद नापसंद की डायरी अब पूरी तरह से भर चुकी है। इस बॉयफ्रेंड के रोल को मैं अब बहुत अच्छे से निभाने लगा हूँ। चोक्यू को क्या खाना पीना पसंद है, उसके दोस्त कैसे हैं, यहाँ तक कि उसके घर वालों का नेचर कैसा है, ये सब मुझे बहुत अच्छे से पता है। हर दिन मैं उसकी पसंद का पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं रूल्स का सख्ती से पालन करता हूँ ताकि उसे कभी जेलेसी ना हो। जब कॉलेज में कोई दूसरी लड़की उसे अप्रोच करती है तो वह बहुत ही लॉयल रहकर कहता है, सॉरी, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। दुनिया की शांति और फैमिली की खुशी के लिए मुझे माफ करना, मैं आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर नहीं दे सकता। वह आगे अपनी रूटीन के बारे में बताता है। मैंने कभी उसकी मर्जी के बिना उसका फोन चेक नहीं किया, कभी उसके आने जाने पर सवाल नहीं उठाया, उसे हमेशा पूरी फ्रीडम दी। जब भी फ्री टाइम मिलता मैं चोक्यू के घर जाता, क्योंकि उसकी डिमांड होती थी कि मैं खुद उसके लिए खाना बनाऊं। इसी वजह से मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई हैं। वह चोक्यू के सामने स्पेशल डिश सर्व करते हुए कहता है, छक्कर देखो, स्टीक बिल्कुल परफेक्ट पका है, कम नमक और बिना धनिए के, खास तुम्हारे लिए बनाया है। नैरेटर बताता है कि जांग येन अब पूरी तरह इस रिश्ते में ढल चुका था और न जाने कब मैं उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया। मैं तो भूल ही गया था कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का है। नेशनल हॉलीडे पर सब लोग अपने घर जा रहे थे, सिर्फ मेरे जैसा अकेला इंसान हॉस्टल में बच गया था। मैं उदास था, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी क्लाइंट को मुझ पर तरस आ गया। वह मुझे इस हॉलीडे को सेलिब्रेट करने अपने घर ले आई। वहां रास्ते में एक लड़का चोक्यू को आवाज देता है, माय लव, आज हम लंच कहाँ करने वाले हैं? चोक्यू उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए जांग येन से कहती है, तुम उसे इग्नोर करो, चलो चलते हैं। जांग येन उस लड़के को चिढ़ाने के लिए चोक्यू के करीब आता है। चोक्यू हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पेट का ये फैट बहुत क्यूट है, एकदम सॉफ्ट और मखमली। जांग येन, क्या तुम्हारा हाथ लगाकर देखना पूरा हो गया? मेरा हाथ छोड़ो। तभी वहां से सीनियर तो वन अपनी सहेली के साथ गुजरती है।
जियांग येन तंज कसते हुए कहता है, सीनियर, आपकी गर्लफ्रेंड ने बहुत सुंदर नोज जॉब करवाया है। उनके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का आराम से वेट करो, हम लोग चलते हैं, बाय बाय। वह मन ही मन सोचता है, ये तो मानना पड़ेगा, मेरी अरबपति गर्लफ्रेंड नॉर्मली बहुत कूल और रूड दिखती है, लेकिन कभी कभी वह बहुत अमेजिंग लगती है। अचानक चाओ क्यू शरारत भरे लहजे में कहती है, क्यों ना तुम हॉस्पिटल जाकर मेरे इस अच्छे दोस्त की देखभाल करो। जियांग येन हैरान होकर कहता है, ये अच्छा आइडिया है, कल सामान पैक करके रेडी रहना, तुम हॉस्पिटल जाकर उसकी सेवा करना। वो शॉपिंग मॉल में सामान खरीदते हुए बड़बड़ाता है, ठीक है, मैं गाड़ी रेडी करता हूँ, पर शॉपिंग में क्या लेना होगा? हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए क्या चाहिए होता है? टूथब्रश, फेस वॉश, और कुछ चाहिए क्या? हे भगवान, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बकवास चीजें खरीद रहा हूँ। तभी मॉल में अचानक सीनियर तो वन मिल जाती है और आवाज देती है, जियांग येन। जियांग येन थोड़ा सकपका जाता है, हेलो सीनियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वन पूछती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब सामान मैं अपने एक दोस्त के लिए खरीद रहा हूँ। क्या तुम्हारा कोई भाई जैसा दोस्त हॉस्पिटल में है? जियांग येन झूठ छुपाने के चक्कर में सच उगल देता है, नहीं, वह चाओ क्यू का बॉयफ्रेंड है। तो वन पूरी तरह शॉक होकर पूछती है, वेट, लेकिन क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? जियांग येन घबराकर कहता है, जी नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ है, मुझे उसकी तरफ से हॉस्पिटल जाकर उसके दूसरे बॉयफ्रेंड की केयर करनी है। वह मन ही मन अपना सिर पीट लेता है, कितनी बड़ी लापरवाही हो गई, मेरे मुंह से यह क्या निकल गया कि दूसरे बॉयफ्रेंड की केयर करनी है। यह सिचुएशन इतनी अजीब थी कि इस एम्बेरेसिंग माहौल में मैं मॉल के बीचों बीच जमीन खोदकर छिप जाना चाहता था। तो वन उसे सांत्वना देते हुए पूछती है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? जियांग येन मना करता है, नहीं थैंक यू। तो वन अपने दिल की बात कहती है, जियांग येन, अगर तुम्हें लगता है कि चाओ क्यू तुम्हारे लिए सही नहीं है तो तुम मेरे बारे में सोच सकते हो। जियांग येन बहुत ही मैच्योरिटी से चाओ क्यू का स्टैंड लेता है और कहता है, सच तो यह है कि चाओ क्यू मेरे साथ बहुत अच्छी है। वह भले ही बहुत जिद्दी और घमंडी दिखती है, लेकिन जब वह अंदर से कमजोर होती है तो सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करती है। तो वन उसकी वफादारी देखकर कहती है, शायद तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ। नैरेटर बताता है कि इसके बाद जियांग येन हॉस्पिटल के वार्ड में चाओ क्यू के पास जाता है। वह चाओ क्यू को सोते हुए देखता है और सोचता है, मैं भूल गया हूँ कि यह कितनी बार हुआ है जब मैं उसे सोते हुए देखकर खो जाता हूँ। शुरुआत में मुझे वह घमंडी अमीर लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब ऐसा क्यों है? सिर्फ उसे सोते हुए देखकर भी मैं अपनी आंखें नहीं हटा पाता। ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तभी चाओ क्यू की नींद खुलती है और वह उठकर कहती है, तुम पहले वार्ड में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जियांग येन कहता है, ठीक है। वह अंदर जाता है तो वहां बेड पर एक लड़का लेटा होता है। वह लड़का पूछता है, क्या तुम वही हो? जियांग येन कहता है, शायद। वह लड़का पोलाइटली कहता है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद टूट गई। क्या तुम यहाँ क्यू क्यू से मिलने आए हो? जियांग येन इस नाम को सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, क्यू क्यू, इस नाम को तो मैं नॉर्मली सिर्फ बॉस या चो क्यू बुलाने की हिम्मत करता हूँ। वह जाहिर करते हुए कहता है, हेलो। चाओ क्यू ने कहा कि उसे कुछ काम है, इसलिए वह थोड़ी देर में आएगी और मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा। वह लड़का कहता है, तुम सामान यहीं रख दो, तुम तो मेहमान हो, तुमसे सेवा कैसे करवा सकता हूँ? जियांग येन कहता है, कोई बात नहीं भाई, तुम बीमार हो, आराम करो। अब कैसा फील हो रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तभी अचानक वह लड़का थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है, जिसे देखकर जियांग येन को गुस्सा आ जाता है और वह कॉलर पकड़कर कहता है, बात अब यहाँ तक पहुँच गई है, क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर रहोगे? आज भले ही तुम हॉस्पिटल में हो, फिर भी मुझे तुम्हें फिजिकल लेसन सिखाना ही पड़ेगा।